नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो कि होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ प्राइम सस्पेक्ट नॉवल का पार्ट 5। इसके बाकी के 4 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं प्राइम सस्पेक्ट नॉवल का पार्ट 5। मैंने तलाक का हुक्मनामा देखा है। उस पर मंगलवार 6 नवंबर की तारीख पड़ी हुई है। यहाँ बात मार्के की यूँ बनती है कृपा निधान कि अगर तलाक का हुक्मनामा जारी होने से पहले हीरवानी का कत्ल हो चुका था तो फिर वो तलाक अवैध था, क्योंकि तलाक का हुक्मनामा जारी होने से पहले ही वो हीरवानी की विधवा बन चुकी थी। अगर ये बात अपराजिता को मालूम थी तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि उसने शुक्ला को धोखे में रखकर तलाक के अवैध और बेमानी हुक्मनामे के बदले में उससे 25 लाख रुपए हासिल किए थे। तो क्या हुआ? तुम्हारे कहने के मुताबिक अगर उस घड़ी उसका दर्जा मकतूल की बेवा का था तो फिर वो रुपया तो वैसे ही उसका था। वो रुपया क्या, उस रुपये से कहीं ज़्यादा कीमती बहुत कुछ उसका था। सुनील ने यूँ शक्ल बनाई जैसे ये बात तभी उसे सूझी हो। एक्टिंग अच्छी कर लेते हो, लेकिन यहाँ तुम्हें अच्छी एक्टिंग का कोई इनाम नहीं मिलने वाला। लेकिन अभी सुनो, ये जितनी बकवास तुमने अभी की है सब मुझे गुमराह करने के लिए की है। मैं बखूबी जानता हूँ, सब मुझे असल मुद्दे से अटकाने के लिए की है। हरगिज़ नहीं जनाब, मैं तो शट अप। मैं तुम्हें नहीं जानता या तुम्हारी करतूतों को नहीं जानता। मुझे चूहा दिखाकर हाथी दुबकाने की कोशिश कर रहे हो। तुम समझते हो कि तुम्हारी इस खास सुनीलियन लिफाफेबाजी को सुनकर मैं शांता मेहता का पीछा छोड़ दूंगा और अपराजिता हीरवानी के पीछे पड़ जाऊंगा। तुम्हारी जानकारी के लिए हम पहले इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि हीरवानी के कत्ल के वक्त के आसपास वो सिंगापुर में थी। बुधवार 7 तारीख की सुबह से पहले तो वो हिंदुस्तान में भी नहीं थी। रिपोर्टर साहब, मकतूल की बेवा का ना तो उसके कत्ल से कोई रिश्ता है और ना हो सकता है। माई बाप, आप खामखा मेरे ऊपर खफा हो रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये था कि अपने कहने का मतलब अपने पास रखो और मेरे कहने का मतलब सुनो। प्रभुदयाल कहर भरे स्वर में बोला। कान खुले हैं ना? बराबर सुनाई दे रहा है ना? अभी परसों ही मैल निकलवाई है। तो सुनो, कल शाम तक अगर वो लड़की यहाँ मेरे सामने पेश ना हुई तो तुम्हारे सारे हिमायती मिलकर तुम्हें उस फजीहत से निजात नहीं दिला सकेंगे जो कि तुम्हारे बाजे गाजे के साथ होगी। कल शाम तक का टाइम है तुम्हारे पास रिपोर्टर साहब। अब जाओ और जाकर अपनी वक्ती आज़ादी एंजॉय करो। आप तो मुझे दफ़ा कर रहे हैं बंदा परवर। नहीं नहीं, मैं अभी तुम्हारे गले में हाथ डालकर तुम्हारे हाथ में गुलदस्ता थमाकर तुम्हें यहाँ से रुखसत करता हूँ। यानी कि अदब से बांधे या तौहीन से मेरा पुलंदा ज़रूर बांधेंगे आप। और यूँ आप उस शख्स के साथ पेश आ रहे हैं जिसे अभी कल आप बगलगीर हो कर और बधाइयाँ दे देकर स्पेशल पुलिस ऑफिसर मुकर्रर कर रहे थे, जो कि मेरी गलती थी। मेरा वहम था कि यूँ तुम्हें एक जिम्मेदार शहरी बनाया जा सकता था। ऑल राइट, सुनील उठता हुआ बोला। कदरदानी का शुक्रिया। प्रभुदयाल खामोश रहा। जाते जाते एक छोटी सी नन्ही सी बात पूछना चाहता था। पूछो। कुछ पता लगा कि मकतूल के कॉटेज का टेलीफोन टैप करने के पीछे किसका हाथ था? नहीं, कोशिश तो कर रहे होंगे आप मालूम करने की। कर ही रहे हैं, क्या करें, तनख्वाह तो कमानी ठहरी। नहीं करेंगे तो कल ही अपने अखबार में पुलिस को निकम्मा और कामचोर करार दे दोगे। वहाँ केबिन से कोई फिंगरप्रिंट्स मिले? मिले हैं, काफ़ी सारे। किसके हैं? अभी क्या पता किसके हैं। पहले तो ये पता लगे कि लाइन टेप करने वाली वो करतूत किसकी है, फिर उसके फिंगरप्रिंट्स हासिल किए जाएंगे और उन्हें केबिन से उठे फिंगरप्रिंट से मिलाकर देखा जाएगा। ये कोई आनंद फानंद में होने वाला काम नहीं। फिंगरप्रिंट्स का कंपैरिजन एक लंबा और जटिल काम होता है, समझे? सुनील ने सहमति में सिर हिलाया और फिर बोला। वहाँ से फिंगरप्रिंट्स मिलना भी ये साबित करता है कि लाइन टेप करने वाले को पूरी गारंटी थी कि वो केबिन किसी की निगाह में नहीं आने वाला था। वो जब चाहता बड़े इत्मीनान से वहाँ लौट कर वहाँ से अपना तामझाम समेट सकता था और फिंगरप्रिंट्स भी मिटा सकता था। जाहिर है टेलीफोन चालू था उस केबिन का। हाँ, लेकिन कॉटेज का डेड था। डेड नहीं था, खराब था। टेलीफोन वालों की ज़ुबान में लाइन हेल्ड अप थी। पैरेलल में लगे 2 फ़ोनों में से एक का रिसीवर ऑफ हो तो दूसरा टेलीफोन नाकारा हो जाता है। उसमें डायल फ़ोन तो होती है लेकिन डायल इम्पल्स नहीं पकड़ता। 5 तारीख शाम से ही टेलीफोन इस हालत में होगा। ठीक होता तो उस रात 10 बजे की सचिन शुक्ला को एयरपोर्ट वाली कॉल मकतूल ने अपने ही फ़ोन से की होती। जाहिर है लाइन टेप करने वाले के बारे में आपकी कोई राय तो होगी। मेरी राय वही है जो मैंने पहले जाहिर की है। ये एक इंडस्ट्रियल एस्पियोनेज का मामला है और हो सकता है इस काम के लिए किसी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी की सेवाएं प्राप्त की गई हों।
इस संदर्भ में शहर की प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसियों पर तो पुलिस की खास कृपा दृष्टि हो रही है। टेलीफोन लाइन टेपिंग एक गैरकानूनी काम है। जिस किसी की भी ये करतूत है उसकी खैर नहीं। पोस्टमार्टम से क्या पता लगा? खास कुछ नहीं, सिवाय इसके कि मरने वाला गोली खाकर ही मरा था। पोस्टमार्टम के माध्यम से कत्ल के वक्त का कोई अंदाज़ा? 6 दिन से सड़ती पड़ी लाश के पोस्टमार्टम से कत्ल के वक्त का अंदाज़ा घंटों या मिनटों में नहीं लगाया जा सकता। वो अंदाज़ा दिनों में है, इसलिए हमारे किसी काम का नहीं। क्या अंदाज़ा है? यही कि कत्ल 5 और 7 तारीख के बीच में किसी भी वक्त हुआ हो सकता है। बहरहाल अन्य उपलब्ध साधनों से हमें मालूम है कि कत्ल 6 तारीख को दोपहर से पहले हुआ था। मर्डर वेपन अब जाहिर हो चुका है कि म्यूजियम पीस था, एक एंटीक तमंचा था। ऐसे हथियार की गोली अभी म्यूजियम में ही मौजूद थी? नहीं, उस एंटीक हथियार से जो गोली चलाई गई थी वो एंटीक नहीं थी। क्या मतलब? लाश में से 44 कैलिबर की गोली निकली है। इसका साफ मतलब है कि 44 कैलिबर की गोली उस तमंचे में फिट बैठती है। कहीं ऐसा नहीं कि गोली 44 कैलिबर की रिवॉल्वर से ही चलाई गई हो और वो तमंचा वहाँ यूं ही पुलिस को गुमराह करने के लिए प्लांट कर दिया गया हो? ऐसा नहीं है, प्रभुदयाल बड़े सब्र के साथ बोला। उस तमंचे में एक गोली अभी भी मौजूद थी और वो 44 कैलिबर की थी। दूसरे लाश में से निकली गोली के बारे में हमारे बैलिस्टिक एक्सपर्ट ने निसंकोच राय दी है कि वो गोली उस एंटीक तमंचे से ही चलाई गई थी। आई सी। प्रभुदयाल खामोश रहा। कोई और बात जो मुझे आप बताना चाहते हो? प्रभुदयाल ने घूर कर उसे देखा। मेरा मतलब है, सुनील जल्दी से बोला, प्रेस को बताना चाहते हो? अभी कोई और बात नहीं है, होगी तो मैं तुम्हें चिट्ठी लिख दूंगा। प्लीज़ चिट्ठी ज़रा बंद लिफाफे में भेजिएगा ताकि कोई दूसरा ना पढ़ सके। आजकल 1 रुपये का टिकट लगता है लिफाफे पर, बशर्ते कि वो 20 ग्राम से भारी ना हो। ज़्यादा भारी हो तो। देवी सिंह, प्रभुदयाल गला फाड़ कर चिल्लाया। बौखलाया सा एक हवलदार बगुले की तरह प्रभुदयाल के कमरे में दाखिल हुआ। साहब जा रहे हैं, प्रभुदयाल बोला। इन्हें बाहर तक छोड़कर आओ। इमारत से बाहर छोड़कर आने से काम नहीं चलेगा। सड़क के मोड़ तक खदेड़ कर आओ। इसके बस का काम नहीं है ये, सुनील बोला। ये मोटा है, थुलथुल है, मेरे जितना तेज नहीं भाग सकेगा। कोई नौजवान एथलीट हवलदार। प्रभुदयाल हत्थे से उखड़ गया। गेट आउट, वो गला फाड़कर चिल्लाया। राइट अवे सर। सुबह 8 बजे सुनील के फ्लैट की घंटी बजी। उसने दरवाज़ा खोला। सामने रेणु खड़ी थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और सूरत बदहवास थी। क्या हुआ? सुनील सशंक स्वर में बोला। रेणु ने उत्तर न दिया। उसने सिर उठाकर बड़े निरीह भाव से उसकी ओर देखा। भीतर आओ। सुनील उसे बांह पकड़कर भीतर खींचता हुआ बोला। रेणु उसके साथ भीतर खींचती चली गई। सुनील ने उसके पीछे दरवाज़ा बंद किया। एक बार फिर उसकी बदहवास सूरत को निहारा और फिर बोला, बैठ। वो धम से एक सोफे पर ढेर हो गई। चाय पिएगी? सुनील बोला। उसने इनकार में सिर हिलाया। क्या हो गया है? ऐसी मातमी सूरत तो मैंने तेरी पहले कभी नहीं देखी। सोनू, वो व्याकुल भाव से बोली। हाँ हाँ बोल। गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? वो लड़की शांता मेहता। हाँ, क्या हुआ उसे? मुझे धोखा दे गई। धोखा दे गई? क्या धोखा दे गई? खिसक गई। रेणु किस्तों में मत बोल, तरीके से एक ही बार बता क्या हुआ। तुमने मुझे फ़ोन पर कहा था कि मैं उस लड़की को लेकर कहीं किसी होटल में चली जाऊं। हाँ, मैं इंपीरियल में गई थी। वहाँ अपने को और शांता मेहता को विशालगढ़ से आई बहनें बताकर मैंने एक कमरा ले लिया था। 8 बजे हम होटल में पहुँच गए थे। 10 बजे तक खाना वगैरह खाकर हम सोने की तैयारी में लग गए थे। तभी वो एकाएक कहने लगी कि उसका थोड़ी देर के लिए अपने घर जाना बहुत ज़रूरी था। मैंने उसे मना किया। मैंने कहा कि अगर उसने झेरी जाना ही था तो सुबह तुम्हारे से बात करके जाए। उसने तभी जाने की जिद की तो मैंने उसे सख्ती से कहा कि तुमने उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी और मैं उसे तुम्हें बताए बिना वहाँ से जाने नहीं दे सकती थी। वो फिर यही बोली कि उसका झेरी जाना ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था? कोई वजह तो वो बताती नहीं थी, बस एक ही रट थी उसकी, झेरी जाना ज़रूरी था, झेरी जाना ज़रूरी था। फिर कहने लगी मैं तुम्हारे से फ़ोन पर बात करूं। मैंने ऐसी कोशिश की लेकिन बात ना हो सकी। तुम ना ऑफिस में थे, ना घर पे, ना प्रेस क्लब में थे, ना यूथ क्लब में थे। आगे ये कोशिश नाकाम होती पाकर फिर वही ठंडी पड़ गई और कहने लगी कि ठीक है कल सही। मैं अपने साथ कपड़े लेकर होटल में गई थी। उन्हीं में से मैंने उसे कपड़े पहनने को दिए। उसने कपड़े बदले और सो गई। उसके सो चुके होने की पूरी गारंटी हो जाने के बाद मैं भी सो गई। मैं सुबह उठी तो वो कमरे में नहीं थी। सोने का बहाना कर रही होगी, तेरे सो जाने का इंतज़ार करती पड़ी रही होगी। तुझे नींद के हवाले पाकर उठी होगी, कपड़े बदले होंगे और चुपचाप वहाँ से खिसक गई होगी। अब मुझे क्या पता था, वो रुआं से स्वर में बोली, कि वो ऐसे वादा खिलाफी करेगी। तुझे तो ये भी नहीं पता लगा होगा कि वो रात को किस वक्त गई, रात को गई या सुबह गई। हाँ ना, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं सुबह सोकर उठी तो वो कमरे में नहीं थी।
पहले तो मैंने यही समझा था कि उसे मॉर्निंग वॉक की आदत होगी, बाहर कहीं टहलने गई होगी, लौट आएगी। लेकिन जब घंटा गुजर गया और वो ना लौटी तो वो रोने लगी। अरे पागल हुई है, रोती क्यों है? मेरी वजह से तुम्हारा काम बिगड़ गया। मेरा कोई काम नहीं बिगड़ा, जो कुछ बिगड़ा है या बिगड़ेगा उसी का बिगड़ेगा। उसने ऐसी धोखाधड़ी क्यों की? क्या पता क्यों की, मिलेगी तो वजह मालूम होगी। वो लौट के आएगी? उम्मीद नहीं। वो तो कह रही थी, उसके कहने से क्या होता है, क्यों नहीं आएगी वो लौट के? पुलिस को उसकी तलाश है। अगर वो झेरी गई तो वहाँ उसके गिरफ्तार हो जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। गिरफ्तार हो गई तो कैसे लौट कर आएगी? गिरफ्तारी वाला क्या काम किया है उसने? किया तो पता नहीं क्या है, लेकिन एक कत्ल के केस में पुलिस उसे प्राइम सस्पेक्ट मानती है। किसके कत्ल के केस में? सुनील ने बताया। ओह, रेणु बोली। कुछ कह रही थी वो अपनी शादी या अपने पति के बारे में? कुछ क्या, बहुत कुछ कह रही थी। बहुत तारीफ कर रही थी वो अपने पति की। दिलो जान से फिदा मालूम होती थी वो इस पर। बहुत रो रही थी बेचारी। कह रही थी कि उम्र भर की तलाश के बाद मन माफिक मर्द मिला तो वो भगवान को प्यारा हो गया। पुलिस का कहना है कि उसी ने अपने मनपसंद मर्द को भगवान का प्यारा बनाया था। मैं कभी नहीं मान सकती ये बात। यूँ कोई अपना सुहाग उजाड़ता है? सुहाग में खोट हो तो? जिसे कोई सोना समझे वो सोने का मुलम्मा चढ़ा पीतल निकले तो? क्या मतलब? मरने वाला पहले से शादीशुदा था। उसने शांता को धोखा दिया था। उसने ये बात शांता से छुपा कर रखी थी। मर्द से धोखा खाना तो औरत का नसीब होता है। क्या बात है, आज तो बड़ी फिलोसोफरों जैसी बातें कर रही हो। मैंने गलत कहा? गलत तो नहीं कहा, लेकिन ये इतने मार्के की बात तुझे कैसे मालूम हुई? कहीं खुद भी तो धोखा नहीं खाया किसी मर्द से? दे तो सही धोखा मुझे कोई खसमा खाना, सुरमा ना पीस दूँ उसका तो कहना। एग्जैक्टली। क्या एग्जैक्टली? जब ऐसे धोखे की मुखालफत में तेरे ख्यालात इतने खतरनाक हो सकते हैं तो किसी और के क्यों नहीं हो सकते? शांता मेहता के क्यों नहीं हो सकते? जोश में बहुत कुछ अनाप शनाप मुंह से निकल जाता है। जोश में ये होश कहाँ रहता है कि मुंह से क्या निकला? खैर छोड़। तो शांता मेहता दिल से चाहती मालूम होती थी अपने पति को। हाँ, बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रही थी वो अपने पति की। देवता स्वरूप पुरुष बता रही थी वो उसे। शरीफ, नेक नियत, राग द्वेष से निर्लिप्त, सांसारिक मोहमाया से विरक्त, विद्वान, फिलोसोफर, रिसर्च स्कॉलर। कमाल है, ये खूबियाँ किसी उद्योगपति की कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? अरे एक पूरी जिंदगी चाहिए अपने आप में ऐसे गुण पैदा करने के लिए। लालचंद हिरवानी जैसे उद्योगपति को तो उम्र भर दौलत कमाने से ही फुर्सत नहीं लगी होगी। दौलत उद्योगपति नहीं कमाते, दौलत खुद अपने आप को कमाती है। वाह क्या कहने। दफ्तर में तो इतनी सियानी बातें नहीं करती तू। दफ्तर में ध्यान जो नहीं देते तुम मेरी बातों पर। मुझे तो एक ही तरह की बातें करनी आती है, सयानी सयानी। हाँ, सुनील हंसा। तुम हंस रहे हो? हाँ। अब क्या होगा? वो लड़की भाड़ में गई। वो लड़की जो उसके नसीब में होगा हो जाएगा। मैं तो समझ रही थी कि तुम बहुत नाराज होगे मेरे से। खामखा तू क्या उसको हथकड़ी डाल के रख सकती थी? रेणु ने सशंक भाव से उसकी ओर देखा। मैंने तो उसे जो कुछ कहा था उसकी भलाई के लिए कहा था। उसने अगर मेरा कहना नहीं माना तो अपना ही नुकसान किया। तब रेणु के चेहरे पर तनिक आश्वासन के भाव आए। लेकिन सवाल यह है कि अपने घर का उसे ऐसा क्या खास काम याद आ गया जो वो खड़े पैर झेरी जाने के लिए तड़पने लगी थी। मालूम करो, तुम तो हर बात मालूम कर लेते हो। खामखा मेरे पास क्या कोई जादुई चिराग है? नहीं है? नहीं है। लो, और मैं तुमसे 1-2 दिन के लिए उधार मांगने वाली थी। क्या जादुई चिराग? होता तो क्या मालूम करती जादुई चिराग से? सबसे पहले तो यही मालूम करती कि ये जो इतनी खसमाणु खानियाँ तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हैं वो कब तुम्हारा पीछा छोड़ेंगी। ये मालूम करने के लिए जादुई चिराग की क्या ज़रूरत है? ये तो मैं ही बता देता हूँ। बताओ। कभी नहीं। मैं सबका बड़ा सा बंडल बना के उसे समुद्र में डुबो दूंगी। 4-5 बंडल बनाने पड़ेंगे, एक बंडल में सब नहीं आने वाली। मैं बना लूँगी। होटल से चेकआउट कराई? नहीं। जाके पहले यही काम कर। वहाँ टिकने का अब कोई फ़ायदा नहीं। मुझे उसके वहाँ लौटने की कतई कोई उम्मीद नहीं। सहमति में सिर हिलाती वो उठ खड़ी हुई। सुनील ने होटल के बिल के भुगतान के लिए 2000 रुपये देकर उसे वहाँ से रुखसत किया। उसने ब्लास्ट में फ़ोन किया। उधर फ़ोन चपरासी मान सिंह ने उठाया। अर्जुन आया? उसने पूछा। अभी नहीं, जवाब मिला। मैं आधे घंटे तक घर में हूँ, आ जाए तो घर पर फ़ोन करना। अच्छा साहब। उसने रिसीवर वापस रखा और सेव स्नानादि की ओर आकर्षित हुआ। 15 मिनट बाद जब वो शीशे के आगे खड़ा होकर अपने बालों को कंघी फिरा रहा था तो फ़ोन की घंटी बजी। सुनील ने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया। फ़ोन अर्जुन का ही था। सवेरे सवेरे कैसे याद किया गुरुजी? वीर बालक, सुनील बोला। तत्काल झेरी की ओर पठा। वहीं जहाँ परसों गया था? एकदम वहीं। लेकिन गुरुजी, गुरुजन ही कहते हैं कि एक ही जगह पर बार बार नहीं जाना चाहिए। दफ्तर भी तो रोज आता है। वो तो पापी पेट का सवाल होता है। ये भी पापी पेट का सवाल है।
फिर क्या बात है? फिर तो समझ लीजिए आपका ये आज्ञाकारी बालक गया झेरी। वहाँ शांता मेहता नाम की एक लड़की रहती है जो वहाँ ओल्ड झेरी विलेज में स्थित एक म्यूजियम में काम करती है और गली नंबर 5 मकान नंबर 22 में रहती है। आज के अखबार में उसका जिक्र है, मैंने पढ़ा है। गुरुजी, क्या वाकई इतने बड़े आदमी ने नाम बदल कर दूसरी शादी कर ली थी? वापिस आकर सवाल करना, तब बाँच कर सुनाएगा सुनील भाई मुल्तानी हिरवानी की दूसरी शादी की कहानी। अब मतलब की बात सुन रहा हूँ। वो लड़की वहाँ पहुँच चुकी होगी या पहुँचने वाली होगी। अगर पहुँच चुकी होगी तो उसकी ज़्यादा संभावना पुलिस की हिरासत में होने की होगी। फिर अपने दारोगा कृपाराम से मालूम करने की कोशिश करना कि पुलिस उस पर क्या चार्ज लगा रही है और उसके साथ कैसे पेश आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर ना पहुँच चुकी हुई तो वो सीधे अपने घर पहुँचेगी। उस सूरत में तुमने उसकी ताक में रहना है, उसे अपने घर जाने से रोकना है और उसे चुपचाप वहाँ से खिसका लाना है। वो खिसकने को राजी ना हुई तो जबरन खिसका कर लाना। मैं अकेला उस पर काबू कर पाऊंगा? कर पाओगे? अपहरण का नुस्खा बता रहे हैं गुरुजी। स्टोरी के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, जान तक दांव पर लगा देनी पड़ती है। यूँ सूरवीरता नहीं दिखाएगा तो बड़ा जर्नलिस्ट कैसे बनेगा? बाईलाइन वाला नाम कैसे बनेगा? लेकिन गुरुजी, नाम अर्जुन है और सुभद्रा हरण नहीं कर सकता। नाम ही अर्जुन है ना। वैसे मुझे यकीन है कि ऐसी कोई सूरवीरता दिखाने की नौबत नहीं आएगी, ना ही आए गुरुजी। अब आंधी की तरह जा और गुड न्यूज़ के साथ तूफान की तरह लौट के आ। आज्ञा शिरोधार्य गुरुजी, आशीर्वाद दो। जीता रहे मेरे चिमने के धुएं। उसने संबंध विच्छेद कर दिया। सुनील नॉर्थ शोर हिरवानी की कोठी पर पहुंचा। सचिन शुक्ला वहां मौजूद था। वो तत्काल उसे अशोक हिरवानी के कमरे में ले गया। पापा के दाह संस्कार से अभी लौटे हैं। अभिवादनों के सर्द आदान प्रदान के बाद वो गमगीन स्वर में बोला, ओह, सुनील बोला, फिर तो तुम्हारी सौतेली माँ भी यहीं होगी। नहीं है, कल की गई अभी तक नहीं लौटी। कल तुम्हारे सामने ही गई थी, पता नहीं कहाँ जा छुपी है। उसे दाह संस्कार की बाबत मालूम था? उसमें मालूम की क्या बात है, होना तो था ही। उसे उसके लिए यहाँ होना चाहिए था। उसकी गैरहाजिरी हर किसी को खल रही थी। हर कोई उंगलियां उठा रहा था। बहुत किरकिरी हुई। ओह, सुनील कुशन खामोश रहा और फिर बोला, और क्या समाचार है? सुनील, अशोक धीमे स्वर में बोला, वसीयत मिल गई है। अच्छा, कहाँ से मिली? रंगाचारी नाम के एक वकील के पास से। मशहूर वकील है, पापा से यारी दोस्ती थी उसकी। शमशान घाट पर आया था। बाद में खुद उसी ने मुझे बताया था कि पापा ने उससे अपनी वसीयत तैयार करवाई थी और वो उसी के पास थी। उसकी एक फ़ोटोकॉपी ले लेनी थी उससे। मैं ओरिजिनल ही ले आया हूँ। दैट्स वेरी गुड, दिखाओ तो ज़रा। अशोक ने उसे एक तह किया हुआ कागज़ सौंपा। सुनील ने कागज़ को खोलकर सीधा किया और उसे पढ़ना शुरू किया। वो एक लंबा मसवदा था, लेकिन उसमें जो विशिष्ट बातें थी वो थी, मेरा अपनी पत्नी अपराजिता से ये समझौता हो गया है कि वो सिंगापुर जाकर तलाक हासिल करेगी। वो मुझे तलाक हासिल हो गया होने का सबूत पेश करेगी, जिसके बदले में मैं उसे 25 लाख रुपए नकद दूंगा। उस रकम की अदायगी के बाद उसका मेरी चल या अचल संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। मैं ये वसीयत करता हूँ कि वो 25 लाख रुपया उपरोक्त तरीके से अपराजिता को अदा हो जाने से पहले ही अगर मेरी मौत हो जाती है तो भी अपराजिता मेरी संपत्ति में से 25 लाख रुपए की रकम हासिल करने की अधिकारी होगी, बशर्ते कि वो रकम मेरी ज़िंदगी में ही उसे अदा न की जा चुकी हो। मैं ये रकम अपनी पत्नी के लिए काफ़ी से ज़्यादा मानता हूँ, इसलिए इस रकम के अलावा मैं उसे अपनी तमाम चल और अचल संपत्ति से पूरी तरह से बेदखल करार देता हूँ। उपरोक्त के अतिरिक्त मैं अपनी तमाम चल और अचल संपत्ति का वारिस अपने इकलौते सगे बेटे अशोक एच हिरवानी को और अपने इकलौते सगे भाई झामन लाल जी हरवानी को करार देता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे भाई को दौलत की परवाह नहीं, लेकिन उसके लिए उपरोक्त प्रावधान करना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। वसीयत पर मकतूल के पूरे हस्ताक्षर और वकील रंगाचारी और एक अन्य व्यक्ति की गवाही थी। उस पर 30 अक्टूबर की तारीख थी। गुड। सुनील कागज़ तय करके अशोक को लौटाता हुआ बोला, प्यारे लाल, तुम्हारी सौतेली माँ का तो पुलंदा बन गया इस वसीयत से। अब तो इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हिरवानी साहब तलाक से पहले मरे थे या बाद में। अपराजिता चाहे उनकी तलाकशुदा बीवी कहलाए चाहे विधवा, उसे जो कुछ मिलना था मिल चुका। 25 लाख रुपया वो हासिल कर चुकी है। अब और उसे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली। अशोक के चेहरे पर परम संतोष के भाव आए। अपने चाचा के बारे में कुछ बताओ। बताया तो था परसों। और कुछ बताओ। और क्या मालूम है मुझे? सच पूछो तो मैंने तो उसकी कभी सूरत भी नहीं देखी, बस सिर्फ चर्चे ही सुने हैं उसके। सलामत है वो? सलामत तो होगा, क्योंकि पापा से संपर्क बनाए रहता था वो। सच पूछो तो पिछले 1-1.5 साल से पापा भी उसी के मिजाज को अपनाते जा रहे थे। नौजवानी में तो वो उसके फलसफे से और उसकी बंजारा जिंदगी से प्रभावित नहीं हुए थे, लेकिन जब से उन्हें अपराजिता से नाउम्मीदी हुई थी
तब से धीरे धीरे उनका रुझान भी आध्यात्मिक और तड़क भड़क से दूर सादी जिंदगी की ओर होता जा रहा था। इसलिए जब वो तफरीह के लिए झेरी जाते थे तो वहाँ के 5 स्टार होटल में या किसी ऐश्वर्यशाली कॉटेज में नहीं रहते थे, बल्कि सुंदरबन के अपने सिंपल और तन्हा कॉटेज में रहते थे, जहाँ की वो अपना खाना तक खुद पकाते थे। अलबत्ता कपड़े वो लॉन्ड्री में धुलवाते थे, जो कि वो जीप में डालकर झेरी ले आया करते थे और वहाँ की एक लॉन्ड्री के हवाले कर दिया करते थे। आईसी अपने सुंदरबन आवास के दौरान तो वो अपना अत्याधुनिक यूरोपियन परिधान भी त्याग देते थे, सादे कपड़े पहनते थे और वहाँ की सादी गुमनामी जिंदगी बिताने की कोशिश करते थे। झेरी की लाइब्रेरी में अध्ययन में घंटों बिताते थे। उनकी हर चंद कोशिश ये होती थी कि वहाँ कोई उन्हें लालचंद जी हिरवानी नाम के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और मल्टी मिलियनेयर के रूप में ना पहचाने। सुनील वो बहुत थके हारे वहाँ जाते थे और बहुत तरोताज़ा होकर वापस लौटते थे। तब हमेशा अपने भाई की बहुत तारीफ करते थे, जिसने कि उन्हें दिशा ज्ञान कराया था। वो अफसोस करते थे कि क्यों पहले उन्हें नौजवानी में अपने भाई की बातों की कद्र नहीं हुई। इसे कहते देर आयत दुरुस्त आयत। एन यही मुहावरा पापा दोहराया करते थे। वापस आके बिजनेस ठीक संभालते थे, बिल्कुल ठीक संभालते थे। यहाँ लौटते ही वो फिर धन कुबेर लालचंद हिरवानी बन जाते थे। यहाँ से सुंदरवन जाते थे तो वहाँ फिर अपना मामूली इंसान वाला बहुरूप अपना लेते थे। लगता है एक शहरी ऐश्वर्य का पीछा वो वहाँ भी नहीं छोड़ पाते थे। क्या टेलीफोन? लगता है उनकी दोहरी जिंदगी में संपर्क सूत्र सुंदरवन के कॉटेज में लगा वो टेलीफोन ही था। ऐसे तो रईसी वाले 2 और बातें भी थी जिनसे वो वहाँ विमुख नहीं हो पाते थे। वो क्या? एक तो ट्राउट फिशिंग का चस्का ही था। ट्राउट फिशिंग के सीजन में वो कहीं भी हो ऐन वक्त पर सुंदरवन पहुंच जाते थे और सीजन के पहले ही दिन सुबह सवेरे नदी में बंसी डाल के बैठ जाते थे। आईसी दूसरी बात क्या? वो ये कि वहाँ का सादा जीवन अख्तियार कर लेने के बावजूद बिस्तर वो बहुत आरामदेह चाहते थे। इस एक मामले में खटिया या चटाई पर सोने जैसा मिजाज वो नहीं बना पाए थे, इसलिए कॉटेज में लगा उनका पलंग 5 स्टार डिलक्स होटलों जैसा आरामदेह था, जिसकी बेशकीमती साटन की चादर और जिसके तकिए के गिलाफ वो रोज बदलते थे। खुद मुंह से कहा करते थे कि वो ऐसे पलंग पर नहीं सो सकते थे जिसकी चादर सफ़ेद ना हो, बेदाग ना हो, सिलवट रहित ना हो या जो पहले से इस्तेमाल हो चुकी हो। आईसी कहते थे आदमी की आधी जिंदगी जूते में और आधी जिंदगी बिस्तर पर गुजरती थी, इसलिए जूते और बिस्तर दोनों का आरामदायक होना बहुत ज़रूरी था। बड़े लोगों की बड़ी बातें। सुनील एक क्षण ठिठका और फिर बोला, एक बात बताओ, जब वो झेरी पहुंचकर अपने व्यक्तित्व को इतना नामालूम बना लेते थे तो अपने मशहूर नाम का क्या करते थे? अब उनकी नई शादी वाली बात से ही इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो नाम भी तब्दील कर लेते थे। गुलाब राय रख लेते थे। रख क्या लेते थे? था ही नाम उनका गुलाब राय। उनके नाम के मिडल में जो जी आता है उससे गुलाब राय ही तो लगता है। ओह, पापा ने वसीयत में तो अपनी बीवी का जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं उसके लिए ज़रूर कुछ प्रबंध करूँगा। 25 लाख रुपए को तुम मामूली रकम मानते हो? मैं अपराजिता की बात नहीं कर रहा, मैं उस लड़की की, शांता मेहता की बात कर रहा हूँ जिससे मेरे पापा ने झेरी में शादी की। अब वो हिरवानी है और फैमिली कंसिडरेशन की हकदार है। ये तुम्हारी मानता है, लेकिन तभी टेलीफोन की घंटी बजने लगी। अपने यहाँ आने के बारे में सुनील जल्दी से बोला, मैं अपने ऑफिस में बता के आया था, फ़ोन मेरे लिए भी हो सकता है। सहमति में सिर हिलाता सचिन शुक्ला फ़ोन की ओर बढ़ा। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया और फिर तत्काल ही रिसीवर सुनील की ओर बढ़ाता हुआ बोला, आपके लिए ही है, थैंक यू। सुनील ने आगे बढ़कर रिसीवर ले लिया। वो माउथपीस में बोला, हेलो, अर्जुन बोल रहा हूँ गुरुजी, ऑफिस फ़ोन किया, मालूम हुआ आप यहाँ हो सकते हैं। कहाँ हो? वहीं हूँ जहाँ भेजा था। मैंने सोचा आपको हालात से वाकिफ़ होने की जल्दी होगी, इसलिए लौटने से पहले फ़ोन कर रहा हूँ। क्या खबर है? बहुत खास खबर है गुरुजी। क्या? वो लड़की शांता मेहता गिरफ्तार हो गई है। अच्छा? जी हाँ, वो सुबह 7:30 बजे यहाँ झेरी गांव में अपने घर पहुंची थी। पुलिस ने वहाँ कोई पहरेदार तो नहीं बिठाया हुआ था, लेकिन उन्होंने शांता की पड़ोसिन रुक्मणी को ऐसा कहा हुआ था कि जैसे ही शांता घर में कदम रखे वो चौकी में फ़ोन कर दे। पड़ोसिन ने ऐसा ही किया। पुलिस आनन फानन वहाँ पहुँच गई और शांता को रंगे हाथों पकड़ लिया। क्या करते? कागजात जलाते। 44 कैलिबर की रिवॉल्वर की गोलियों का एक डिब्बा घर से गायब करने की कोशिश करते। कागजात कैसे थे? कुछ चिट्ठियाँ थी, कुछ वो जला चुकी थी और कुछ को जलाने जा रही थी, जबकि पुलिस वहाँ पहुँच गई थी। ओह, उसने कहा भी था कि वो चिट्ठियाँ किसी को नहीं देखने दे सकती थी, चाहे कुछ हो जाता। गुरुजी, पुलिस ने जली और जलने से बच गई 2 तरह की चिट्ठियाँ अपने कब्जे में कर ली हैं। जल चुकी भी। अपना दरोगा कृपाराम शहरी पुलिसियों की सोहबत में बहुत सयाना हो गया मालूम होता है। कहता है राख टूटकर बिखरी नहीं थी, इसलिए उसका फोटोग्राफ लेकर फोटोग्राफ को माइक्रोसॉफ्ट के नीचे रखकर मालूम किया जा सकता है कि उस पर क्या लिखा था। दूसरी आइटम?
दूसरी आइटम 44 कैलिबर की 25 गोलियों की पैकिंग वाला डिब्बा है, जिसमें से सिर्फ 2 गोलियां निकाली गई है। गुरुजी, पुलिस ये मालूम करने की कोशिश कर रही है कि गोलियों का वो डिब्बा कहाँ से खरीदा गया था और किसने खरीदा था। झेरी में कोई दुकान है आर्म्स एंड एम्युनिशन की? सिर्फ एक दुकान है, लेकिन वो आज बंद है। मालिक झेरी से बाहर कहीं गया हुआ है, लौटेगा तो कुछ बताएगा। जल्दी लौटने की कोई उम्मीद? पूरी है। उसके घर वाले कहते हैं 2-2:30 बजे तक लौट आएगा। फिर तो तब तक तुम वहीं ठहरो। मुझे ऐसे ही किसी हुक्म का अंदेशा था। वो घर में उस डिब्बे की मौजूदगी की बाबत क्या कहती है? अभी कुछ नहीं कहती। फिलहाल तो होठ सिए हुए है वो। शायद वो लोग झूठ बोल रहे हों। कृपाराम मेरे से झूठ नहीं बोल सकता। आधी दर्जन तस्वीरें खींची हैं मैंने उसकी। खुशी से फूला नहीं समा रहा कि जनार्दन मोदी वाले केस की तरह फिर उसकी तस्वीर ब्लास्ट जैसे नेशनल डेली के मुख पृष्ठ पर छपेगी। ओह, आपके जिगरी दोस्त इंस्पेक्टर प्रभुदयाल को लड़की की गिरफ्तारी की खबर की जा चुकी है। लगता है वही आकर लड़की का मुंह खुलवाएगा। मालूम करने की कोशिश करना कि लड़की क्या बोली। ठीक है, और कुछ? फिलहाल बस। वहाँ तुमसे फ़ोन पर कांटेक्ट करने का कोई जरिया है? कोई जरिया नहीं। बड़ी हद पुलिस चौकी फ़ोन करके कृपाराम से पूछ लीजिएगा। मैं वहाँ हुआ तो वो बात करवा देगा। तुम 2 घंटे बाद फिर फ़ोन करना। कहाँ? इसी नंबर पर? नहीं, ऑफिस में। या तो मैं वहीं होऊंगा या वहाँ से मालूम हो जाएगा मैं कहाँ हूँ। ठीक है। संबंध विच्छेद हो गया। सुनील कुलशन रिसीवर हाथ में थामे ठटका खड़ा रहा। फिर उसने पुलिस हेडक्वार्टर में इंस्पेक्टर प्रभुदयाल का नंबर डायल किया। प्रभुदयाल ऑफिस में मौजूद था। नमस्ते माई बाप, सुनील बोला। आपका खादिम सुनील बोल रहा है। बोलो। उसे प्रभुदयाल का स्वर सुनाई दिया। झेरी से गुड न्यूज़ तो मिल गई होगी। कौन सी गुड न्यूज़? शांता मेहता की गिरफ्तारी की। तुम्हें कैसे मिली ये न्यूज़? वैसे ही जैसे अखबार वालों को मिलती है। फ़ोन कैसे किया? यही पूछने के लिए कि अब जबकि वो लड़की गिरफ्तार हो गई है तो मैं अपनी फजीहत की, आपकी उस धमकी को तो खारिज समझूँ ना, जो कि कल शाम आपने मुझे दी थी। तुम तो यूँ कह रहे हो जैसे उस लड़की को पुलिस ने अपनी कोशिश से, अपनी होशियारी से गिरफ्तार ना किया हो, बल्कि गिरफ्तारी के लिए उसे तुमने पेश किया हो। कैसे भी हो, मतलब हल होना चाहिए माई बाप। एंड जस्टिफाइज द मीन्स। रिपोर्टर साहब, अगर अपने बयान में उस लड़की ने ये कहा कि उसे तुमने गायब किया था तो भी तुम्हारी खैर नहीं। वो ऐसा नहीं कहेगी। देखेंगे। लड़की के बयान के लिए आप झेरी जा रहे हैं या उसे राजनगर बुला रहे हैं? तुमसे मतलब? कतई कोई मतलब नहीं, यूं ही पूछा था। अब यूं ही लाइन भी छोड़ो। जो हुक्म सरकार का। सुनील ने रिसीवर क्रेडिल पर रख दिया। वो वापस अपने मेज़बान की तरफ घूमा। क्या बात है? अशोक हिरवानी सशंक स्वर में बोला। कोई बुरी खबर है? यही समझ लो, सुनील बोला। वो क्या है कि जिस लड़की को अभी तुम हिरवानी फैमिली की कंसिडरेशन का हकदार बता रहे थे, वो गिरफ्तार हो गई है। ओह, हिरवानी साहब के कत्ल के इल्ज़ाम में। सुनील बड़े अर्थपूर्ण स्वर में बोला। अशोक तत्काल कुछ न बोला। खामोशी का फ़ायदा उठाकर सुनील ने एक सिगरेट सुलगा लिया। सुनील, अंत में अशोक भारी स्वर में बोला, उस लड़की ने पापा का कत्ल किया हो सकता है? हालात का इशारा तो। मैं तुम्हारी ज़ाती राय पूछ रहा हूँ। मेरी ज़ाती राय में तो उसने कत्ल नहीं किया हो सकता, लेकिन हालात का तगड़ा इशारा तो उसी की तरफ है। तुम्हारे पापा ने उससे गैर कानूनी शादी करके उसे धोखा दिया। ये लड़की अपने आप को लुट गई, बर्बाद हो गई मान सकती है। ये तगड़ा उद्देश्य है कत्ल का। ऊपर से उसके पास अपने म्यूजियम से चुराई रिवॉल्वर की सूरत में साधन था। हिरवानी साहब की कॉटेज में तनहा मौजूदगी की सूरत में अवसर था। वैसे तो ये सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जो कि गलत तरीके से इंटरप्रेट किए जा रहे मालूम होते हैं, लेकिन हमारी पुलिस की कार्यप्रणाली कुछ ऐसी होती है कि एक बार जब वो कत्ल का अपना प्राइम सस्पेक्ट चुनते हैं तो फिर जो बातें उसके हक में हो उन्हें तो वो नज़रअंदाज करते चले जाते हैं, और जो बातें उसके खिलाफ हो उन्हें वो बढ़ा चढ़ाकर खूब मैग्नीफाई करके पेश करते हैं। सच पूछो तो वो जिक्र ही उन्हीं बातों का करते हैं जिनसे उनका चुनिंदा कैंडिडेट अपराधी साबित किया जा सकता हो। हम उस लड़की के लिए कुछ कर सकते हैं? जो किया जा सकता है वो पहले ही हो रहा है। दैट्स गुड, बट माइंड इट, मनी इज़ नो कंसिडरेशन। मूर्ख मत बनो प्यारे लाल, इस मामले में तुम पहले ही बहुत मुंह फाड़ चुके हो। तुम्हारा इशारा परसों रात को मेरे और रमाकांत के बीच हुई 50,000 रुपये की बात की ओर है। हाँ, वो ऑफर तो मैंने अपने पापा के कातिल का पता लगाने की एवज में की थी। जब तुम्हारा एतबार है कि वो लड़की कातिल नहीं, और जब असली कातिल पकड़ा जाएगा तो उस लड़की के सिर पर आई बला तो अपने आप टल जाएगी। ये भी ठीक है। बहरहाल मेरी प्रभु से ये प्रार्थना है कि वो लड़की मेरे पापा की कातिल निकले। आमीन। तभी टेलीफोन की घंटी फिर बज उठी। शुक्ला ने आगे बढ़कर फ़ोन उठाया। उसने एक क्षण को फ़ोन सुना और फिर बड़े विचित्र भाव से सुनील की ओर देखता हुआ बोला, फिर आपके लिए फ़ोन है? ऐसा? सुनील फ़ोन की ओर बढ़ता हुआ बोला। नवंबर के महीने में ही होता है कि लोग बाग मेरे से फ़ोन पर बात करने के लिए तड़फड़ाने लगते हैं। कोई कुछ न बोला। सुनील ने फ़ोन रिसीव किया।
उसके न्यूज़ एडिटर राय का फ़ोन था। खोखा उसे राय की आवाज़ सुनाई दी। बोलो दादा, सुनील माउथपीस में बोला। सिंगापुर से जवाब आ गया। वेरी गुड, क्या जवाब आया है? दैट डाइवोर्स डिक्री इज एब्सोल्यूट फॉर्जरी। क्या? मैंने कहा वो तलाक का हुक्मनामा जो कल रात तुमने मुझे सौंपा था जाली है। क्या आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं दे रही? ठीक से सुनाई दे रही है, आगे बोलो। वहाँ पिछले 1.5 महीनों में अपराजिता हिरवानी बनाम लालचंद जी हिरवानी जैसा तलाक का कोई मुकदमा वहाँ के सिविल कोर्ट में रजिस्टर नहीं है। कमाल है। हुक्मनामे की फ़ोटो फैक्स से भेजने का ये फ़ायदा हुआ है कि हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट कहता है जिस छपे हुए फॉर्म को भरकर वो हुक्मनामा तैयार किया गया था वो फॉर्म असली है। उस पर कोर्ट की सील भी असली है, लेकिन जज के साइन जाली है। यानी कि फर्जी डॉक्यूमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा असली बनाने की कोशिश की गई है। हाँ, और बस। शुक्रिया दादा। सुनील एक क्षण खामोश रहा। उसने सिगरेट का एक लंबा कश लगाया और फिर शुक्ला की ओर घूमा। ये वो बोला, तलाक के हुक्मनामे और 25 लाख रुपए के अपने और अपराजिता के बीच बंबई में हुए आदान प्रदान वाली बात तुमने पुलिस को बता दी है? नहीं, शुक्ला बोला। इस बात को जुबान पर लाने का मेरा इरादा कल रात ही बना था, जबकि आप यहाँ मौजूद थे। उसके बाद से पुलिस से मेरी कोई बात नहीं हुई है। पुलिस ने बंबई जाने की कोई वजह तो पूछी होगी? पूछी थी, लेकिन मैंने यही कहा था कि वो अत्यंत गोपनीय बिजनेस संबंधी कोई मामला था जिसका कत्ल के केस से कुछ लेना देना नहीं था। जज गई थी पुलिस को तुम्हारी ये बात? जची गई होगी, वरना इतनी आसानी से इस बात का पीछा ना छोड़ते। वो तुमसे खफा होंगे, कितनी अहम बात तुमने उनसे छुपा कर रखी। शुक्ला ने लापरवाही से कंधे झटकाए। प्यारे लाल, बता ही डालो पुलिस को ये बात, उनके पूछे बिना, अपनी तरफ से। क्यों? क्योंकि पुलिस को ये बात अब मालूम हो चुकी है। मालूम हो चुकी है? शुक्ला सक पकाया। हाँ, कैसे? मैंने बताई। वो हैरानी से सुनील का मुंह देखने लगा। तो दोस्तों, ये था प्राइम सस्पेक्ट नॉवल का पार्ट 5। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।